मैं श्याम नंदन कुमार आपका एसएन के क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राचीन भारत का इतिहास। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे पाषाण काल। अब पाषाण काल के अंतर्गत जैसा कि हम जानते हैं पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और निम्न पाषाण काल। ठीक, पूरा पाषाण को फर्दर बांटा गया है निम्न पूरा पाषाण काल, ठीक, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। तो हमने इससे पहले जो वीडियो बना रखा है निम्न पूरा पाषाण काल पे जो वीडियो बना रखा है उसमें क्या किया है कि उसको एमसीक्यू के फॉर्म में बना रखा है। ठीक है ना। यहाँ हम देखेंगे कि निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित ठीक जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं भविष्य में, उसको एक नोट्स के फॉर्म में, एक शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक, अगर ये आप नोट्स को सही तरह से पढ़ लेते हैं तो अप्रॉक्स 90% आपका निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित क्वेश्चन यहीं से कवर हो जाएंगे। ठीक, तो जैसा कि एसएन के प्रयास शुरू से रहा है क्लास का कि आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करना प्रत्येक टॉपिक पे, जो भी अध्याय हो उस पर, और उस पर आधारित एमसीक्यू। क्योंकि ये मूल मंत्र है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का। एक शॉर्ट नोट्स होना चाहिए, वो भी कैसा, हैंड रिटेन शॉर्ट नोट्स आपके पास होनी चाहिए, प्लस उस पर आधारित आपको बार बार रिवीजन की ज़रूरत है। ठीक, रिवीजन करने का बहुत सारे तरीका हो सकता है। आप बोलकर पढ़ें, उसको रिवीजन करें, एमसीक्यू बनाएं उस पर आधारित अगर कोई है। ठीक, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं, बहुत सारे मेथड है, लिख कर भी आप रिवीजन कर सकते हैं। तो यहाँ एसएन के क्लास का प्रयास यह है कि आपको शॉर्ट नोट्स तो प्रत्येक टॉपिक पर प्रोवाइड किया ही जाएगा, ठीक, प्लस रिवीजन के रूप में यहाँ एमसीक्यू का आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आप एमसीक्यू को सॉल्व करें और देखें कि उस जो टॉपिक है, वो जो अध्याय है, उसमें जो आपने शॉर्ट नोट्स बना रखा है तो कितना इफेक्टिव है और कितना क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हैं और किस लेवल की आपकी तैयारी है। तो चलिए, इससे पहले मैं बता दूं कि पहला एक वीडियो जो डाला गया है वह पूरा पाषाण काल के अंतर्गत आते हैं निम्न पूरा पाषाण काल, उस पर आधारित जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में और संभावनाएं थी पूछने की, ठीक है ना, उसको एक जगह कंपाइल करके मैंने एक वीडियो के फॉर्म में ठीक डाल दिया हूँ। आप जाके उसको देखिए, अप्रॉक्स 15 के आसपास में क्वेश्चन होंगे, आप उसको सॉल्व करके देखिए। और उसके बाद आपको क्या करना है, निम्न पूरा पाषाण काल से रिलेटेड एक शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। ठीक, उसी तरह हम क्या करेंगे, मध्य पूरा पाषाण काल से जितने भी क्वेश्चन अगर प्रीवियस में पूछे गए हैं उसको कंपाइल करेंगे एक वीडियो में, और दूसरे में क्या किया जाएगा, मध्य पूरा पाषाण काल से संबंधित शॉर्ट नोट्स होगा। सेम प्रोसेस अपनाएंगे हम उच्च पूरा पाषाण काल में, उच्च पूरा पाषाण काल से संबंधित शॉर्ट नोट्स, ठीक, उसके बाद उच्च पूरा पाषाण काल से संबंधित एमसीक्यू। इसी तरह जितने भी अध्याय पढ़ाए जाएंगे, ठीक, या आपको न्यूज़ जितने भी पढ़ाए जाएंगे उस पर आधारित शॉर्ट नोट्स प्लस एमसीक्यू, दो इंपॉर्टेंट है। ये दो आप सही तरह से कर लेते हैं तो किसी भी एग्जाम को सक्सेस करने में 90% संभावना है कि आप अप्रॉक्स 90% आप सक्सेस होने की संभावना है। ठीक, 10% आपको मॉडिफिकेशन बार बार रिवीजन करके कुछ नया चेंज करने की ज़रूरत पड़ती रहती है। ठीक है ना। तो अब 90% अगर संभावना हो जाती है कि आप सक्सेस कर जाएंगे। ठीक, 10% रिवीजन, यानी कि मूल्यांकन इवोल्यूशन, समय के साथ उसमें परिवर्तन करते रहना पड़ेगा नोट्स में, आपके वे ऑफ स्टडी में। ठीक, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना पहले पाषाण काल से संबंधित, पाषाण काल के अंतर्गत हम जो हमारा निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित जो शॉर्ट नोट्स हैं उसको जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब यूँ बोलें कि निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित जो लेक्चर है आप यहाँ पे अटेंड करें और कोशिश करें कि इसका एक हैंड रिटन फॉर्म में अपने हाथों से एक नोट्स बना लें, ताकि भविष्य में शुरू में थोड़ी समस्या आएगी, नो डाउट। थोड़ी में नोट्स बनाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बहुत सारे बच्चे के लिए, काफ़ी जो उस टाइप के बच्चे जो डिस्ट्रक्टेड बच्चे हैं, जो पढ़ना कम चाहते हैं, ठीक है ना, उनके बच्चे लिए थोड़ी समस्या होती है। लेकिन एक बात और भी याद रखें कि शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते हैं तो संभावनाएं बहुत ही कम हो जाती है। ठीक, अपने एक्सपीरियंस से मैं भी बता रहा हूँ कि शॉर्ट नोट नहीं बनाते हैं तो संभावनाएं बहुत कम हो जाती है। और खासकर वो बच्चे समझ रहे होंगे जिन्होंने पहले तैयारी की है, या हालांकि जो बच्चे साल 2 साल से इसमें एग्ज़ाम में लगे पड़े हैं उनको यह अनुभव हो चुका होगा कि नोट्स का कितना महत्व है। इसलिए मेरा ये प्रयास रहेगा, ठीक, कि आप ये कोशिश रहेगी, ठीक, आपको कन्विंस करने की कि आप शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं। ठीक है, चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं हम पहला निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित शॉर्ट नोट्स। ठीक, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि इसमें हमारे लिए क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसमें वही चीज़ कवर किया गया, उतना ही कवर किया जितने हमारे एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो हम देखते हैं हमारा सबसे पहले हम याद करते हैं, एक ओवरव्यू देते हैं आपका। ठीक,
पाषाण काल को पढ़ने से पहले एक ओवरव्यू। ठीक, पहला हम देखते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई। ये जितना भी वर्ड यहाँ बताया जा रहा है टू द पॉइंट है। ठीक है, इससे प्रत्येक एक पॉइंट से एक MCQ बन सकता है। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं पृथ्वी की आयु। पृथ्वी की आयु के अंतर्गत हम देखते हैं पृथ्वी की आयु कितनी है। ठीक है ना, 46 करोड़ वर्ष, 4.6 अरब वर्ष, 4.6 बिलियन ईयर्स वर्ष पूर्व। ये ऑल जो है ना सेम है। ठीक है ना, काल जो दिखा रहा है 46 करोड़ वर्ष बोलें या आप, या 4.6 अरब वर्ष बोलें, या 4.6 बिलियन ईयर्स वर्ष पूर्व बोलें। तो पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई, कितने वर्ष पूर्व हुई, तो आप डाल सकते हैं 46 करोड़ वर्ष पूर्व, 4.6 अरब वर्ष पूर्व, 4.6 बिलियन ईयर्स वर्ष पूर्व। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ है हमारे लिए कि पृथ्वी का जीवन का आरंभ कब हुआ। पृथ्वी पर जीवन का आरंभ कब हुआ, इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे। ये भी एक शॉर्ट नोट्स आराम से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। 380 करोड़ वर्ष पूर्व, 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई। हमने देखा कि पृथ्वी की आयु कितनी पुरानी है, 46 करोड़ वर्ष पूर्व। उसके बाद पृथ्वी पर क्या आया, जीव आया। ठीक है ना, जीवन पर पृथ्वी का आरंभ हुआ। पृथ्वी पर जीवन का आरंभ कितने वर्ष पूर्व हुआ, 380 करोड़ वर्ष पूर्व, और 3 अरब 80 करोड़ वर्ष जो है ना पूर्व, यहाँ पे पृथ्वी पर जीवन का आरंभ हुआ। हमने दो चीज़ों को देखा। अब देखिए मानव की उत्पत्ति। देखिए मानव और बंदर का कॉमन पूर्वज, पहले जीव आए। ठीक, लेकिन मानव पर सबसे पहले नहीं आए। ठीक, पहले 1 सेलुलर ऑर्गेनिज्म आया होगा। ठीक, वो हमें जानना नहीं है, सिर्फ हमें जानना है कि पूर्वज की जो है सबसे पहले जीव जो है 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पूर्व आए। ठीक, तीसरा हमारे लिए है मानव और बंदर का कॉमन पूर्वज थे। मानव और बंदर का जो है ना पूर्वज जो थे वो कॉमन पूर्वज थे। उस पूर्वज को क्या बोला गया, उस पूर्वज को बोला गया ड्रायोपिथिकस। ड्रायोपिथिकस है वह जो है ड्रायोपिथिकस, वो जो है ना मानव और बंदर का कॉमन पूर्वज है। अर्थात कहने क्या याद है, ड्रायोपिथिकस से आज जो हम ह्यूमन है, आज जो मॉडर्न ह्यूमन है, ड्रायोपिथिकस का मॉडर्न ह्यूमन का अगर कोई कहा जाए पूर्वज कौन है, पूर्वज प्राचीनतम पूर्वज तो ड्रायोपिथिकस है। उसी तरह बंदर का जो पूर्वज है, आज के देश में जो बंदर हम देखते हैं उसका कोई पूर्वज है, जो पूर्वज प्राचीनतम पूर्वज है वो कौन है, ड्रायोपिथिकस। यानी ड्रायोपिथिकस से ही ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ। ठीक, ड्रायोपिथिकस से ही बंदर का इवोल्यूशन हुआ, वहीं से आया। वो कितने वर्ष पूर्व ड्रायोपिथिकस आया। ठीक है ना, तो वो आया 15 मिलियन 155 करोड़ या 1 करोड़ 50 लाख वर्ष पूर्व। ऑल आर सेम है। आप ये मिलियन में है, ये करोड़ में कर दिया है इन्होंने, ये करोड़ लाख में कर दिया, करोड़ लाख में करके इन्होंने 1 करोड़ 50 लाख कर दिया है। इनमें से कोई भी आपको ऑप्शन में दिया जा सकता है कि ड्रायोपिथिकस की उत्पत्ति कब हुई थी। ठीक है, हमें क्या याद रखना है, ड्रायोपिथिकस हमारे पूर्वज है। प्राचीनतम पूर्वज क्या है, यही ड्रायोपिथिकस है। ठीक है ना, मानव और बंदर जो आज में देखेंगे होमो सेपियंस हम लोग देखेंगे वो आया। ठीक है ना, एक इवोल्यूशन पर ध्यान देते हैं, एग्जाम के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक ओवरव्यू दे देते हैं आपको। सबसे पहले ड्रायोपिथिकस आया, ये कॉमन पूर्वज थे। ठीक है, किसके, मानव व बंदर के। ठीक है, उसके बाद रामापिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमो हेबिलिस, होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस फिर 2 पार्टों में बट गया। होमो इरेक्टस से फिर देखेंगे हम, होमो इरेक्टस से फिर आया हमारा होमो सेपियंस। ठीक है ना, होमो इरेक्टस से होमो इरेक्टस के 2 स्पीसीज जो है ना इवोल्यूट किया, ऐसे कह सकते हैं होमो इरेक्टस ने 2 जो है ना स्पीसीज को प्रोड्यूस किया। ठीक है ना, होमो सेपियंस। ठीक है ना, होमो सेपियंस नियंदरथैलेंसिस एंड होमो सेपियंस फॉसिल्स। होमो सेपियंस फॉसिल्स से ही जो है ना होमो सेपियंस आज का जो मॉडर्न, आज जो हम लोग हैं वो मॉडर्न मैन। ठीक है ना, वो होमो सेपियंस ही हैं, होमो सेपियंस स्पीसीज हैं। ठीक है ना, होमो सेपियंस से है। ये कहाँ से आया, होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस के 2 स्पीसीज बने, कौन सा, होमो सेपियंस। होमो सेपियंस से कौन आया, एक बने होमो सेपियंस, दूसरा बने होमो सेपियंस फॉसिल्स। ठीक है ना, होमो सेपियंस फॉसिल्स से ही आज का होमो सेपियंस जो है ना मॉडर्न बनाया। क्या हमें ये सब ड्रायोपिथिकस, रामापिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमोफिलिस याद रखनी है? नहीं। अगर जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एंथ्रो के बच्चे नहीं हैं तो आपको कोई जरूर नहीं याद रखने की। सिर्फ एक कॉमन आप याद रख सकते हैं कि 15 मिलियन ईयर्स वर्ष होमो ड्रायोपिथिकस आया, जो हमारे मानव का कॉमन पूर्वज है। ना कि वो मानव का कॉमन पूर्वज है बल्कि बंदर का भी कॉमन पूर्वज है। ये आप ड्रायोपिथिकस याद रखें, बाकी ये सब कोई जरूर नहीं है आपको टेक्निकल चीज़ें उतना याद रखने के लिए। और दूसरा याद रखें कि होमो सेपियंस जो है वो मॉडर्न मैन को ही होमो सेपियंस बोला जाता है। चलिए, तो हमने 2 देखा। ठीक है ना, तो हमने एक ओवरव्यू देखा यहाँ पे
एक किस तरह पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, फिर जीव आया, जीव से जो है मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक, मानव कहाँ से आया, ठीक। तो हमने एक ओवरव्यू देखा। अब हमारे मेन टॉपिक पर आते हैं हम। मानव विकास में आप देख लीजिए, मानव विकास के अंतर्गत हम यहाँ देखेंगे। देखिए सबसे पहले देखिए ड्रायोपिथिकस ये है, ठीक है ना, बंदर जैसा दिख रहा है, ठीक, ये ड्रायोपिथिकस ये है आज का मॉडर्न मैन। हम यहाँ देखते हैं, ये है हम आज के मॉडर्न मैन, ठीक। हम यहाँ से शुरू हुए ड्रायोपिथिकस, यही कॉमन था किसके लिए, मानव के लिए भी, मानव का पूर्वज आप बोल सकते हैं, ठीक, कॉमन, और बंदर का, ऐप का पूर्वज, मंकी का पूर्वज जो है यहीं से है, ये है ड्रायोपिथिकस। ये देखना जस्ट लाइक बंदर की तरह दिख रहा है, ठीक है ना। तो हम ये यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि हमारी उत्पत्ति बंदर से नहीं हुई है, हमारी उत्पत्ति किससे हुई है, ड्रायोपिथिकस से हुई है, ठीक। गलत ना कर दें, क्योंकि हमारी उत्पत्ति किससे हुई है, ड्रायोपिथिकस से हुई है, ना कि बंदर से हुई है। ड्रायोपिथिकस से बंदर की उत्पत्ति और मानव की उत्पत्ति दोनों की जो है ना पूर्वज कौन है, ड्रायोपिथिकस है। तो चलिए हमने यहाँ देख लिया। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा, अब मेन टॉपिक जो है हमारा, सबसे पहले देखिए प्राचीन जो है ना भारत का। अब आते हैं हम इतिहास में, वहाँ 3-4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसको भी याद रखें। पहले क्या, भारत पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई, जीव पृथ्वी पर कब आया, ठीक, मानव का पूर्वज कौन है, ठीक, और मानव का पूर्वज कौन है, ड्रायोपिथिकस, सबसे जो प्राचीनतम पूर्वज है ड्रायोपिथिकस। आज का मॉडर्न मैन को क्या बोलते हैं, होमो सेपियंस सेपियंस। ओके, ये 4 जो पॉइंट है आपको ये याद रखने हैं। चलिए आज हम देखते हैं, अपना मेन टॉपिक पर आते हैं, प्राचीन भारत के विभाजन, ठीक है ना। भारत के विभाजन को देखिए, प्राचीन भारत का विभाजन को है ना मुख्यतः इतिहासकारों ने 3 भागों में बांट दिया। बांटने का आधार क्या था उनका, बांटने का आधार था मिले साक्ष्य, ठीक है। तो बांटने के मिले साक्ष्य प्रागैतिहासिक काल में उन्होंने बांटा, आदि ऐतिहासिक कालों में बांटा और ऐतिहासिक काल में बांटा। कैसे बांटा उन्होंने, देखिए ऐसा काल जिसमें कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता है, सिर्फ जो है ना अवशेष के आधार पे ही जो है उस काल का वर्णन किया जाता है। जैसे देखें प्रागैतिहासिक काल को देखेंगे, ठीक है ना, प्रागैतिहासिक काल के में जिसमें कोई लिखित साक्ष्य तो नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे क्या मिलता है, अवशेष के रूप में हमें पत्थर मिलते हैं, ठीक, पत्थर मिलते हैं मेनली देखा जाए तो। उसको अंतर्गत प्रागैतिहासिक काल को किसे बोलते हैं, ऐसा काल जिसमें कोई लिखित साक्ष्य हमें नहीं मिलता है, केवल अवशेषों के आधार पर ही हमें उस काल की जानकारी मिलती है। उस काल को चलिए उदाहरण के देखते हैं, कौन सा काल हो गया, वो हो गया पाषाण काल और ताम्रपाषाण काल, लोह युग भी इसी में आता है। तो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत कौन आ गया, पाषाण काल, ताम्रपाषाण काल और लोह युग। प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं, ऐसा काल जिसमें कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता, ठीक। आदि ऐतिहासिक काल में आते हैं नेक्स्ट, ठीक है ना। ये तीनों को, ये जो प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल को कौन इतिहासकारों ने साक्ष्य के आधार पे बांटा है, ठीक। तो उसमें आदि ऐतिहासिक काल में लिखित प्रमाण परंतु उपयोग नहीं। हमारे पास लिखित प्रमाण तो है, ठीक है ना, उस काल का लिखित प्रमाण तो है, लेकिन हम उसका उपयोग इतिहास को रचने में या इतिहास को लिखने में नहीं कर पाए हैं। क्यों, क्योंकि अभी तक उस जो है ना जो साक्ष्य में जो लिखित लिपि मिली है उसका जो है ना अभी तक पढ़ा नहीं गया। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में लोग लिपि तो यहाँ प्रयोग करते थे, लेकिन उस लिपि को आज तक हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, ठीक है ना, पढ़ नहीं पाए हैं। इसलिए इस काल को क्या कर दिया हमने, आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रख दिया, ठीक। अब आते हैं हम लोग ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल के अंतर्गत देखते हैं लिखित प्रमाण और उसका उपयोग भी होने लगा, लिखने में होता है। आदि ऐतिहासिक काल ऐसा काल जिसमें जो लिखित प्रमाण है और उस लिखित प्रमाण को जो लिखित लिपि को पढ़ा भी गया है और उसको उपयोग जो है ना हम इतिहास को रचने में भी करते हैं। यानी हमने जो लिपि है उसको पढ़ लिया है, समझ लिया है, ठीक है ना, और उसके बारे में उसको पढ़ के हम जानते हैं कि वो उस समय का सभ्यता कैसी थी, किस तरह की सभ्यता थी, किस तरह के समाज थे, इकोनॉमी थी, समझे, इत्यादि। उस काल के अंतर्गत ऐतिहासिक काल के अंतर्गत वैदिक काल, मौर्य काल, ठीक है ना। अगर हम कहा जाए कि मॉडर्न युग किससे यह काल के अंतर्गत आएगा तो हमारा वो होगा ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आएगा। चलिए तो हमने देख लिया यहाँ पे प्राचीन भारत का विभाजन। ये जो मेन जो है वो लिख दें, कोशिश करें कि आप इसका नोट्स बना लें, ठीक है ना। एक बार बना लेंगे फिर दोबारा कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या है ना, 90% आपको कभी भी पाषाण काल से रिलेटेड कोई समस्या नहीं होगी। खासकर ये जो नोट्स जो अभी बता रहे हैं ये तो पूरा पाषाण काल से संबंधित है, ठीक है ना, पूरा पाषाण काल से संबंधित है। उसके बाद हम देखते हैं, चलिए अब देखते हैं मेन डायग्राम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण डायग्राम है। ये अगर इस डायग्राम को आप नोट्स कर ले रहे हैं, ठीक, नोट्स बनाते समय इस पर जरूर ध्यान रखें। ये अगर इस डायग्राम को आप सही तरह से कवर कर ले रहे हैं तो आपको फिर कभी भी एग्जाम में क्या कर सकते हैं, मतलब आपको पाषाण काल से संबंधित एक डायग्राम मिल जाएगा, एक होलिस्टिक व्यू मिल जाएगा, जिससे आपको कोई रिवीजन करने में काफ़ी समस्या नहीं होगी और क्या होगा, समझने में भी काफ़ी समझ नहीं होगी। चलिए प्रागैतिहासिक काल को हमने देखा, ऐसा काल जिसमें कोई लिखित विवरण नहीं मिलता है, ठीक। उस काल को उस काल का उदाहरण को क्या देखा था हमने, देखा था पाषाण काल, देखा था ताम्रपाषाण काल, देखा था लोह काल। ये तीनों ऐसे काल है जिसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं, ठीक। अब हमने फर्दर इसको पाषाण काल को 3 भागों में
3 भागों में इतिहासकारों ने बांटा है। किसे? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। बांटने का आधार क्या है पाषाण काल को 3 भागों में? क्योंकि यहाँ इस काल में जो है ना, पाषाण काल क्यों बोलते हैं? पाषाण बोलते हैं पत्थर, समझिए इस काल में पत्थर ही मिले हैं, पत्थर के आधार पे ही उस काल का हम वर्णन करते हैं कि किस तरह के पत्थर यूज करते होंगे, किस तरह की वहाँ सभ्यता रही होगी, किस तरह लोग रहते होंगे, उसी के आधार पे, ठीक है ना। उसी को पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल में बांटा। पाषाण काल को 3 भागों में बांटने का आधार औजारों के मिलने के आधार पर। औजार किस चीज़ के? पत्थरों के औजार, ठीक। उसके बाद पूरा पाषाण काल को फर्दर निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल में बांटा गया, ठीक। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल में इसको बांटने का क्या आधार था? पूरा पाषाण काल को भी बांटने का क्या आधार था? इसको भी बांटने का आधार है कि पूरा पाषाण काल में तो औजार मिले, औजार की विभिन्नता के आधार पर हमने पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण काल। फर्दर अगेन उस पत्थर में भी तरह तरह की और विभिन्नता, मतलब और समझिए और डीप जाने के कारण, ठीक है ना, और उस पत्थर में वेराइटी होने के कारण उसको जो है निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल में हमने इतिहासकारों ने इसको बांटा। यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं? यहाँ पे एक बार और आपको याद दिला दे, हम यहाँ पढ़ने वाले हैं इसके अंतर्गत निम्न पूरा पाषाण काल के बारे में। इसी से रिलेटेड जो है MCQ आपको पहले वाले वीडियो में डाला जा चुका है। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, अब पूछा गया है, ठीक। निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना, उसके आधारित और बनने वाले क्वेश्चन उसको MCQ के फॉर्म में फर्स्ट वीडियो में डाला गया है, ठीक। अब निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित हम नोट्स के रूप में इस चैप्टर को जो वीडियो देख रहे हैं ये संबंधित है, ठीक। उसी तरह मध्य पूरा पाषाण काल से हम देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो जब लाएंगे तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे मध्य पूरा पाषाण काल से MCQ प्लस उस पर शॉर्ट नोट्स, ठीक। उसी तरह उच्च पूरा पाषाण काल में जाएंगे तो उस पर भी एक वीडियो MCQ का होगा और एक वीडियो क्या होगा? शॉर्ट नोट्स का होगा। इस तरह आप कवर कर लेंगे, यानी समझिए कि 6 वीडियो, ठीक है ना। उसे मध्य पूरा पाषाण में फिर 2 वीडियो, 8 वीडियो, ठीक। नवपाषाण काल का 8 वीडियो, 2 वीडियो, ठीक। तो यानी कि टोटल होगा 10। अगर ये 10 वीडियो को आप कवर कर लेते हैं, ठीक, तो फिर आपको पाषाण काल से संबंधित किसी तरह की कभी भी कोई समस्या नहीं हो सकती, चाहे वो आप 1 डे की तैयारी कर रहे हैं या UPSC की तैयारी कर रहे हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक। 1 डे टू UPSC, ठीक है ना। इसका 90% आपको यहाँ से जो मटेरियल है, जो शॉर्ट नोट्स है वो मिल जाएंगे, ठीक। 10% क्यों छोड़ा जा रहा है? 10% ये छोड़ा जा रहा है कि किसी भी एग्जाम में, ठीक है ना, डायनेमिक होना बहुत ज़रूरी है। डायनेमिक होना बहुत ही ज़रूरी है, अर्थात समय के साथ चेंज, कुछ समय के साथ कोई इन्वेंशन हुआ, कुछ चीज़ जुड़े हैं, उससे आपको रूबरू होना है, कुछ चीज़ छूट गया, ठीक, उसको आप अपने नोट्स में इंक्लूड करते रहें। हाँ, आप इसका नोट्स बनाते रहें। चलिए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। हमने ये देख लिया प्रागैतिहासिक काल के अंदर पाषाण काल, ये पूरा ओवरव्यू। चलिए अब हम पूरा पाषाण काल को देख रहे थे। पूरा पाषाण काल के अंतर्गत हम देखते हैं, पाषाण काल को हमने पूरा पाषाण काल में बांटा था, ठीक। अब इसका काल हम देखते हैं कि काल को कैसे बांटा गया है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी, ठीक। पूरा पाषाण काल 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक जो है ना, उसको पूरा पाषाण काल के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है ना। इस दौरान जो है 99% विकास हुआ है मानव का अगर इवोल्यूशन की बात की जाए, मानव का विकास, तो 99% इवोल्यूशन अगर किसी काल में हुआ है तो पूरा पाषाण काल में हुआ है। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि मानव का विकास सबसे ज़्यादा, ठीक है ना, किस काल में हुआ है, ठीक है। तो पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण काल, तो आपको आंसर होगा क्या बोलते हैं, पूरा पाषाण काल, ठीक। मध्य पाषाण और नवपाषाण काल नहीं होगा। यानी आज जो पूरा पाषाण के बाद मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ये जो युग आए हैं ना, इसमें समझिए कि आप 1% ही हम लोगों का इवोल्यूशन हुआ, विकास हुआ, मतलब चेंजेज हुआ है, ठीक है ना। 99% हम लोग का विकास जो हुआ है, मानव का विकास जो हुआ है, वो पूरा पाषाण काल में ही हुआ है। यानी एक लंबा दौर गुजरा है, देख रहे हैं, 25 लाख ईसा पूर्व से लेके 10,000 ईसा पूर्व तक, बहुत लंबी ड्यूरेशन हो जाती है। इस ड्यूरेशन में जो मानव का विकास हुआ, ठीक है ना। चलिए, अधिकांश पूरा पाषाण काल था ना, वो हिम युग से गुजरा है। यानी ये पूरा पाषाण काल के में अधिकांश समय जो हिम युग का इसी समय था। हिम युग, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थे, पिघले बर्फ ही बर्फ थे, समझे। तो नगर देखिए औजारों के, देखिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं औजारों के प्रकार के आधार पर पूरा पाषाण काल को 3 भाग कालों में हमने देखा था कि निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल जो बांटा गया। पूरा पाषाण को फर्दर जो 3 भागों में जो बांटा गया था हमने देखा, वो बांटा गया है औजारों की भिन्नता के आधार पर। किस औजार की? पत्थरों के औजारों की भिन्नता के आधार पर बांटा गया है, ठीक। तो देखते हैं हम निम्न पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल के अंतर्गत हम देखते हैं निम्न पूरा पाषाण काल। देखिए, निम्न पूरा पाषाण काल, इसको 25 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है, ठीक है ना। इसमें देखिए निम्न पूरा पाषाण काल के
25 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व तक ये निम्न पूर्व पाषाण काल है, ठीक है ना। उसके बाद हम देखेंगे मध्य पूर्व पाषाण काल से, ठीक। मानव के पत्थर के औजार बनाना सबसे पहले आरंभ किया। अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन, मानव ने सबसे पहले पत्थर का औजार बनाना किस काल में आरंभ किया, निम्न पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल और उच्च पूर्व पाषाण काल। तो हमें क्या होगा, निम्न पूर्व, क्योंकि सबसे पहले तो निम्न पूर्व पाषाण काल नहीं आया, इसलिए जो है ना इसमें पत्थर के औजारों का सबसे पहले आरंभ जो है ना हमारे आदिवासी कह सकते हैं, वो पूर्वज जो है उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले पत्थर का औजार बनाना शुरू किया। तभी तो हम इसको बांट दिए पत्थर के आधार पर, तब इतिहासकारों ने इसको बांटा है निम्न पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल और उसके बाद उच्च पूर्व पाषाण काल। इसमें जो पत्थर जो यूज होते थे अधिकांशतः जैसे क्वार्टजाइट पत्थर का यूज किया करते थे। जो इस काल में जो है निम्न पूर्व पाषाण काल में जो अधिकांशतः जो थे वो किस का औजार करते थे, क्वार्टजाइट पत्थर का प्रयोग किया जाता था। उसके अंतर्गत देखते मुख्य जो है कुल्हाड़ी, खंडक, गरासा, इस टाइप के औजार का प्रयोग किया जाता था। क्वार्टजाइट पत्थर का एग्जाम में पूछे जाते हैं कि निम्न पूर्व पाषाण काल में किस तरह के पत्थर का प्रयोग किया जाता था, तो क्वार्टजाइट पत्थर मुख्यतः, देखिए यहाँ जो दिया जाता है मुख्यतः है, ऐसा नहीं है कि और पत्थर नहीं यूज किया जाता, उत्तर किया जाता था, लेकिन मुख्यतः क्वार्टजाइट पत्थर का प्रयोग किया जाता था। मुख्यतः कुल्हाड़ी, खंडक, गरासा का प्रयोग किया जाता था। इस समय जो प्रयोगकर्ता थे जो वो थे कौन थे, होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस हमने पहले देखा था ह्यूमन इवोल्यूशन में, होमो इरेक्टस डायोपिथेकस के बाद जो आया था रामापिथिकस, होमो इरेक्टस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस से जो आया था, तो प्रयोगकर्ता कौन थे, होमो इरेक्टस, ठीक है ना। प्रयोगकर्ता कौन थे, होमो इरेक्टस। इस काल में जो निम्न पूर्व पाषाण काल में होमो इरेक्टस की जो मानव थे उसको होमो इरेक्टस बोला जाता था। यही जो है ना पत्थरों का प्रयोग किया करते थे। आग का आविष्कार हो चुका था, देखिए निम्न पूर्व पाषाण काल में आग, यहाँ क्वेश्चन बन सकते हैं कि आग का आविष्कार कब हुआ था, तो आग का आविष्कार निम्न पूर्व पाषाण काल में ही हो चुका था, लेकिन ये उतना कॉमन नहीं था, ठीक है ना। लोग अधिकांश तक इसके आग जलाकर खाना बनाने के लिए प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन आग का आविष्कार हो चुका था। चलिए तो आगे देखते हैं पत्थरों की बनावट। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोहन संस्कृति। देखिए अब यहाँ पे जो है ना आपसे क्वेश्चन एग्जाम में रहेंगे कि सोहन संस्कृति किससे संबंधित है, पेबुल संस्कृति किससे संबंधित है, चौपर संस्कृति किससे संबंधित है, एबिबिली संस्कृति किससे संबंधित है, ठीक है ना। एग्जाम में पूछ देते हैं कि एबिबिली संस्कृति किससे संबंधित है, आपको डाल देंगे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो एबिबिली संस्कृति जो है वो पूरा पाषाण काल संबंधित है। और थोड़ा एग्जामिनर जो थोड़ा टेक्निकल ज़्यादा चला जाएगा तो पूछ देगा कि निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और डाल देगा उच्च पूरा पाषाण काल। तो हमें याद रखना है कि सोहन संस्कृति, पेबुल संस्कृति, चौपर संस्कृति, एबिबिली संस्कृति किससे संबंधित है, और निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित है। अभी हम समझते हैं कि इसको सोहन संस्कृति, पेबुल संस्कृति, चौपर संस्कृति क्यों बोलते हैं। देखिए सबसे पहले ये जो पत्थर जो मिले हैं निम्न पूर्व पाषाण काल के, ठीक, वो पंजाब की सोहन घाटी नदी घाटी सिंधु की एक सहायक नदी है वहाँ पाकिस्तान में। अब समझते हैं कि इसको सोहन संस्कृति, पेबुल संस्कृति, चौपर संस्कृति क्यों बोलते हैं इसको निम्न पूर्व पाषाण काल में। तो हम देखते हैं कि निम्न पूर्व पाषाण काल में मुख्यतः अगर देखा जाए उससे उस सिविलाइजेशन के बारे में जानना है निम्न पाषाण काल के बारे में, तो एक पत्थर ही थे जिसके आधार पर हम उस सिविलाइजेशन के बारे में जान सकते हैं कि पत्थर किस तरह की बनावट, किस तरह के पत्थर वो यूज करते थे। चिकने पत्थर, खुरदुरे पत्थर यूज करते थे, पत्थर को किस तरह वो बनाते थे, लंबा रखते थे, चौड़ा रखते थे, छोटा रखते थे, बड़ा रखते थे। एक वही आधार है जिसके आधार पे हम निम्न पूर्व पाषाण काल के जो व्यक्ति थे, जो लोग यूज करते थे, उसी के आधार पे हम उस कल्चर के बारे में जान सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए उस पत्थर के आधार पे जो है ना उस संस्कृति का नाम पड़ गया, ठीक है ना। सोहन संस्कृति, पेबुल संस्कृति, चौपर संस्कृति, ठीक है, एबिबिली संस्कृति। जिस लोकेशन जैसे सोहन संस्कृति इसलिए पड़ गया, ठीक, क्योंकि वह सोहन नदी के पास पाया गया क्या, वो पत्थर के औजार, ठीक, इसलिए उसको सोहन संस्कृति। पेबुल संस्कृति वो बोलते हैं कि पत्थर जो मिले हैं, जो पेबुल जाए आप समझ सकते हैं, ये पत्थर है, सपोज कीजिए ये पत्थर है, ठीक है ना। अब पत्थर को चारों तरफ से हमने तोड़ दिया, तोड़ के एक चिकना पत्थर बना लिया, ठीक है ना, उसको पेबुल बोला जाता है। तो इस तरह के पत्थर वहाँ मिले कहाँ पे, सोहन नदी घाटी में, तो इसलिए उसको पेबुल संस्कृति बोला गया। चौपर चॉपिंग में बोला कि बहुत सारे औजार ऐसे मिले, सपोज कीजिए ये पत्थर है, ठीक, और दोनों तरफ से धाड़ी है, ठीक, चॉपर चॉपिंग, इसको चॉपर चॉपिंग बोलते हैं, ठीक, इसको चॉपिंग बोल दिया, ठीक। अब एक पत्थर है जिसके तरफ से एक तरफ से ही धाड़ी है, उसको चॉपर बोलें, और दोनों तरफ से धाड़ी है पत्थर में, तो उसको चॉपिंग बोला गया, ठीक। तो इस तरह के पत्थर वहाँ मिले कहाँ पे, सोहन संस्कृति में, माने यानी कि आप वह कह सकते हैं कि सोहन नदी घाटी में। सोहन नदी घाटी कहाँ है, पंजाब में, और सोहन नदी जो है किसकी सहायक नदी है, वो है सिंधु की सहायक नदी है। तो वहाँ पे पत्थर मिले लोकेशन के आधार पर, ठीक, पत्थर की बनावट के आधार पर, ठीक है ना, उस पत्थर की चिकनाहट है या खुरदरा है उसके आधार पे जो है ना उस संस्कृति का नाम पड़ गया, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ एबिबिली संस्कृति क्यों बोलते हैं, एबिबिली संस्कृति वो बोलते हैं कि जो पत्थर मिला है वो अधिकांशतः चिकने थे, चिकने उपकरण थे, जो पत्थर था अधिकांशतः जो था वो चिकना था,
ठीक है ना, इसलिए इसकी अवेबली संस्कृति भी बोलते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे पेपर में किताब में देखेंगे सही तरह से समझाया नहीं गया, ठीक है ना। तो बनावट के आधार पे उस लोकेशन के मिलने के आधार पे, ठीक है ना, पत्थर की बनावट के आधार, लोकेशन, ठीक, उस नदी के जो नदी के पास मिला उसके आधार पे, ठीक है ना, जो संस्कृति का नाम पड़ गया। तो यहाँ क्या देखें, सोन संस्कृति, पेबल संस्कृति, चौपड़ संस्कृति, अवेबली संस्कृति, ऑल आर सेम, ठीक है ना। वो किसके लिए यूज होता है, निम्न पूर्व पाषाण काल के लिए प्रयोग होता है। चलिए कहाँ पे स्थित है सोन संस्कृति, ये स्थित है पाकिस्तान में, पाकिस्तान में अभी स्थित है, ठीक। ये सोहन नदी घाटी किसकी सहायक नदी है, वो सिंधु की सहायक नदी है। ज्योग्राफी में भी काम आ सकता है कि सोहन किसकी सहायक नदी है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये जो हमने बात किया था अभी पेबुल, ठीक है ना, ये है चिकना, देखना है, इसको काट के चारों तरफ से छील के आप कह सकते हैं, इसको धारी उतार के इसको चिकना पत्थर बना दिया गया है, ठीक। आप यहाँ देख सकते हैं दोनों तरफ से धारी वाले, ठीक है ना, इसको आप चॉपिंग बोल सकते हैं, चॉपिंग। तो पत्थर के आधार पे ही उन्होंने वहाँ की संस्कृति, क्योंकि पत्थर ही मिलते थे, ठीक है, पत्थर के औजार नहीं मिलते थे, उसी के आधार पे वहाँ की संस्कृति का नाम इन्होंने दे दिया है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं अपना हैंड एक्स संस्कृति, ठीक है ना। यहाँ पे जो संस्कृति इंपॉर्टेंट है उसी को कवर किया गया, ठीक है ना। ऐसे देखा जाए तो काफ़ी डीप जाइएगा तो उतना हमारे लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है, जितनी ज़रूरत है उतना ही हमें पढ़ना है, एग्जाम पास करना है, प्रोफेसर नहीं बनना है, ठीक। चलिए तो एक दूसरी संस्कृति देखिए, हैंड एक्स संस्कृति और मद्रास संस्कृति, एलुसियन संस्कृति। और देखिए ये संस्कृति कहाँ मिली, ये भी निम्न पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। आपको याद रखिए सोन संस्कृति भी, पेबल संस्कृति वो निम्न पाषाण काल से संबंधित है, ठीक ना, निम्न पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। और हैंड एक्स संस्कृति, मद्रास संस्कृति, एलुसियन संस्कृति जो है ना, ये भी जो है किससे संबंधित है, ये भी निम्न पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। इसके अंतर्गत हम देखते हैं, देखिए इसके अंतर्गत देखते हैं सबसे पहले हैंड एक्स संस्कृति क्यों बोला गया इसको। हैंड एक्स संस्कृति ये जो बोला गया कि जो औजार मिले हैं वो हैंड एक्स है, मतलब हाथ की कुल्हाड़ी की तरह औजार है वहाँ पे मिले, जो पत्थर मिले हैं हैंड एक्स कुल्हाड़ी की तरह, इसलिए इसको हैंड एक्स संस्कृति बोला गया। मद्रास संस्कृति क्यों बोल दिए, क्योंकि मद्रास में मिला है, ठीक है ना। मद्रास कहाँ है, तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में मिला, आज के डेट में देख सकते हैं चेन्नई में, ठीक है ना, चेन्नई के पास जो चेन्नई है वहाँ पे, ठीक है ना, इसलिए मद्रास संस्कृति बोला गया इसको, ठीक है ना। एलुसियन संस्कृति क्यों बोला गया, वहाँ हमने देखा एविवियन संस्कृति क्यों बोला गया, क्योंकि वो चिकने पत्थर मिलते थे, जो हैंड एक्स, मान लीजिए कि हैंड एक्स मिला, यह हैंड एक्स जो था वो क्या था, यहाँ पे जो था खुरदुरे थे पत्थर था, ठीक ना, इसलिए इसको क्या बोला गया, एलुसियन संस्कृति। एलुसियन संस्कृति इसलिए बोलते हैं कि टूल जो मिले हैं वो खुरदुरे थे, ठीक है ना। हैंड एक्स इसको लिए बोलते हैं कि वहाँ पे मुख्यतः हैंड एक्स पाया गया, इसलिए उसको हैंड एक्स, हाथ की कुल्हाड़ी बोल सकते हैं, हाथ की कुल्हाड़ी बोलते नहीं है, ठीक है ना, उसके लिए उसको हैंड एक्स संस्कृति बोला। मद्रास संस्कृति इसलिए बोले कि वह मद्रास में मिला, इसलिए मद्रास एक्स संस्कृति मिले। तो पत्थर ही एक ऐसा आधार था जिसकी बनावट का देखिए, ये देख सकते हैं आप हैंड एक्स, ठीक, ये है हमारा हैंड एक्स, ठीक है ना, इसी के आधार पे जो है वहाँ बोला गया हैंड एक्स संस्कृति। कहाँ पे, मद्रास एक्स, सोन संस्कृति कहाँ, पंजाब। चलिए हम आगे नेक्स्ट देखते हैं अपना। अब पुरातात्विक अवशेष काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, पुरातात्विक अवशेष, ठीक है ना, हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पुरातात्विक अवशेष के अंतर्गत हम लोग देखते हैं लोकेशन काफ़ी रहते हैं, लोकेशन से ही देखा जाए तो क्वेश्चन बनाते हैं वो एग्जाम में जो भी बनेंगे आपके पुरातात्विक अवशेष। अब देखिए पुरातात्विक एक चीज़ यहाँ कॉमन देखिए, ठीक है ना, पुरातात्विक अवशेष जो पूरा पाषाण काल में देखते हैं, निम्न पूरा पाषाण काल में या पाषाण काल में ही समझते हैं कि अधिकांशतः जो आपको अवशेष मिले हैं ना वो ऐसे जगह पे मिले हैं जहाँ पे पत्थर और पानी दोनों मिले हैं, ठीक है। क्यों ऐसा, क्योंकि उस समय जो है ना अधिकांशतः जो रहते थे लोग, जो रहते थे वो कहाँ रहते थे, पत्थर यानी गुफाओं में अधिकांशतः रहते थे, ठीक, और पानी जहाँ पे स्रोत था वहाँ पे रहते थे। तो जहाँ भी देखिएगा वहाँ पे देखिएगा कि जो भी अवशेष मिले हैं वो मुख्यतः अब 99% बोल सकते हैं कि वो मिले हैं कहाँ पे, किसी नदी घाटी में ही मिले हैं, नदी घाटी में ही वो अवशेष हमारे मिले हैं, जहाँ नदियाँ और पहाड़ियाँ, जहाँ नदियाँ हैं पहाड़ियाँ घाटियों से बहती है, ठीक है ना, बहती थी, ठीक है ना। जैसे देखेंगे कि सोहन नदी संस्कृति, बेलन नदी संस्कृति, नर्मदा नदी संस्कृति, इस तरह बहुत नदी घाटी में ही अवशेष मिले हैं। आप यूँ बोले कि 110% जितने भी साइट मिले हैं पूरा पाषाण काल के वो नदी घाटी में ही मिले हैं, जहाँ पे पत्थर, ठीक, पठार, ठीक, और नदी वहाँ से बहा करते थी, इन्हीं इलाकों में ये लोग रहा करते थे उस समय, ठीक है ना। तो सोहन नदी घाटी देखा, ठीक, उदाहरण के देखा है सोहन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी आदि बहुत सारे थे नदी घाटी जो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट था, सोहन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी, इनको जो इंपॉर्टेंट था उसको यहाँ पे कवर कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, अब हम लोग आते हैं मेन इंपॉर्टेंट जो साइट था, जो अवशेष मिले, देखिए हथनौरा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सब ये जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है ये सब,
ठीक है ना। इसमें का जो नोट्स का जो है, जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे सारे हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। उसको एक शॉर्ट नोट्स बना लें, काफ़ी हेल्पफुल होगा, ठीक है ना। हथनौरा ये कहाँ है? होशंगाबाद मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक। हथनौरा कहाँ स्थित है? होशंगाबाद मध्य प्रदेश। एग्जाम में पूछे गए हैं। एक मानव की खोपड़ी मिले, भारत का मानव जीवाश्म, प्रथम मानव जीवाश्म कहा जाए कि भारत का प्रथम मानव जीवाश्म कहाँ से मिला है? वह मिला है हथनौरा से। कहाँ पे? कहाँ स्थित है? होशंगाबाद मध्य प्रदेश में स्थित है। हथनौरा कहाँ स्थित है? होशंगाबाद मध्य प्रदेश में स्थित है। क्या मिला है? एक मानव की खोपड़ी मिली, भारत का प्रथम साक्ष्य मिला है। अभी बोरी एक जगह है महाराष्ट्र में, वहाँ से भी अवशेष मिले हैं, ठीक है ना। मानव के अवशेष मिले हैं, लेकिन उस पर रिसर्च चला जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये इससे भी पुराना है, ठीक है ना। हथनौरा से भी पुराना माना जा रहा है उसका, लेकिन अभी अवशेष चला है, अभी कंफर्म नहीं हुआ है, ठीक है ना। ऐसा माना जा रहा है, ठीक। भविष्य में जब आएगा तो देखिएगा। इसलिए हमने 10% को छांट कर रखा है, ठीक है ना, कि सपोज कीजिए वहाँ पे कंफर्म हो जाए कि ये इससे भी पुराना है। 10% क्यों छांट के रखा है किसी भी नोट्स के लिए? कि भविष्य में कभी कुछ चेंजेज आ रहे हैं, ठीक है ना। मान लीजिए आप कुछ समय बाद ऐसा प्रूव हो जाए कि हथनौरा से भी पुराना था बोरी वाला जो महाराष्ट्र का इस इलाका है। बोरी कहाँ है? बोरी एक साइट है, ठीक, जगह है, वो कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है ना। अगर पता चल जाए बाद में अवशेष से, कार्बन डेटिंग से पता चल जाए कि ये इससे भी पुराना है, तो हमारे लिए सबसे पुराना कौन हो जाएगा? बोरी हो जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल कौन सा है? अभी हथनौरा होशंगाबाद मध्य प्रदेश है। इसलिए किसी भी नोट्स को, ठीक है ना, अच्छा से अच्छा नोट्स को अब 90% ही लेके 10% आप इम्प्रूवमेंट के लिए रखें। इम्प्रूवमेंट जरूरी है, बार बार रिविजन करते रहें और इम्प्रूवमेंट करते रहें जहाँ भी कमियाँ लगे, ठीक है ना। इसलिए हर नोट्स बनाएं तो आप क्या करें, थोड़ी सी जगह हर पेज में छोड़ दें, हर नोट्स में छोड़ दें। चलिए नेक्स्ट देख लिया हमने। अब देखते हैं भीमबेटका। भीमबेटका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक। भीमबेटका तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो खासकर यूपीएससी का पेट क्वेश्चन हो जाता है। भीमबेटका तो पूछते हैं, अदर एग्जाम में तो पूछते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं भीमबेटका की गुफा और सलासरा, यहाँ से भी अवशेष मिले हैं, किस औजार मिले हैं उस युग के, न्यून पूरा पाषाण काल के। ये कहाँ स्थित है? रायसीना से कितने बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जैसे भीमबेटका किस राज्य में स्थित है? तो पहले मध्य प्रदेश, और उसमें थोड़ा डीप चले जाएंगे तो पूछ देंगे किस जिले। हालांकि एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किस जिले में भीमबेटका स्थित है, तो वो जिला स्थित है रायसीना में। रायसीना जिले में भीमबेटका स्थित है, ठीक है ना। ये नर्मदा घाटी में स्थित है। घाटी भी दे देंगे कि भीमबेटका किस घाटी में स्थित है, नर्मदा घाटी, बेलन घाटी, ठीक है ना, सिंधु घाटी, इस तरह दे देंगे, तो आपको याद रखना है। यहाँ का है ना, हर एक वर्ड अपने आप में एक MCQ है, ठीक है ना, क्योंकि इतना शॉर्ट कर दिया गया है इसको कि इससे शॉर्ट क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक। चलिए, तो भीमबेटका नर्मदा घाटी में स्थित है, रायसीना जिला हो गया, मध्य प्रदेश में स्थित है, विंध्यन पर्वत पर स्थित है। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, किस पर्वत पर स्थित है? विंध्यन पर्वत पर स्थित है। यहाँ एक समझने के लिए देखिए, भीमबेटका जो है एक गुफा नहीं है, ये लगभग बहुत सारी गुफाएं हैं। ये 10 किलोमीटर के रेंज में फैला हुआ है सारी गुफाएं, भीमबेटका की गुफाएं, ठीक है ना। बहुत सारी गुफाएं, अप्रॉक्स कह सकते हैं कि 500-600 से ऊपर की गुफाएं हैं वहाँ पे, ठीक है ना। वहाँ पे देखेंगे 500 से अधिक गुफाओं में चित्रित है। 500 से अधिक गुफा में भीमबेटका क्या है? 10 किलोमीटर के रेंज में फैला हुआ है। सपोज कीजिए ये गुफा है, पूरा भीमबेटका मान लेते हैं इसको, ठीक है ना। कहाँ है? रायसीना जिला में, ये रायसीना मानते हैं। बहुत सारे गुफाएं हैं, जिसमें से 500 गुफाओं में जो है चित्रकला मिला हुआ है, चित्रित गुफाएं हैं। 500 है, इसे चित्रित गुफाएं हैं। ये गुफा में क्या होता था, ठीक है ना, लोग रहते थे, ठीक है ना। उस समय के लोग उस गुफाओं में रहा करते थे। ये कितने किलोमीटर के रेंज में? अप्रॉक्स 10 किलोमीटर के रेंज में बिखरे हैं। 500 से अधिक गुफाओं में चित्रित है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा चित्रित गुफाएं मिले हैं, कौन से में, ठीक है ना। भीमबेटका डाल देगा, ठीक है ना। बाघ की गुफाएं डाल देगा, अजंता की गुफाएं डाल देगा, ठीक है ना। आपको याद रखना है कि भीमबेटका की गुफा में ही सबसे ज़्यादा चित्र मिले हैं, ठीक है ना। यहाँ इसमें जो चित्र मिले हैं वो पूरा पाषाण और मध्य का पाषाण काल दोनों से संबंधित है। किससे? पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल से काल तक के चित्र बने हैं यहाँ इसमें, इस काल में मुख्यतः, ठीक है ना। अब दे देगा कि हाँ, ये में केवल जो है ना पूरा पाषाण काल और मध्य का पाषाण काल से ही चित्र बने हैं। यहाँ पे गलत मत कर लीजिएगा, क्योंकि आगे जो फर्दर युग जो है उसमें भी कुछ चित्र वहाँ के मिलते हैं, लेकिन मुख्यतः जो है पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल से संबंधित है, ठीक है ना। यहाँ पे जो थोड़ी मिस्टेक करके गलती नहीं करना है वहाँ पे एग्जाम में, ठीक है ना। ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है, ठीक है ना। एग्जाम में पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। दे देगा भीमबेटका की गुफाएं, अजंता की गुफाएं, ठीक है ना। आपको याद रखना है कि कौन कौन सा यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है, ठीक है ना। पहले ही बता दें कि हर एक पॉइंट यहाँ पे MCQ है, ठीक है ना। इससे शॉर्ट नोट्स कुछ नहीं हो सकता। देखिए, अब भीमबेटका को सबसे पहले किसने खोजा? भीमबेटका की गुफाओं को खोजने वाला श्रेय किसको जाता है? तो डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर द्वारा खोजी गई, ठीक है ना। भीमबेटका की गुफाएं किसके द्वारा खोजी गई? डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर द्वारा खोजी गई। चलिए, तो हमने यहाँ देखा कि भीमबेटका के म्यूजिकल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सबको यहाँ पे कवर कर दिया। यहाँ पे औजार भी मिले, हमने देखा कि भीमबेटका में क्या मिले हैं, औजार भी वहाँ मिले हैं। भीमबेटका में क्या मिले हैं? औजार भी मिले हैं। चलिए, तो हमने भीमबेटका को आई थिंक कवर कर दिया। अब हम देखते हैं, यहाँ पे आ जाइए। अब हमने देखा, क्या देखा, यहाँ लोकेशन से थोड़ा समझ लेते हैं। आपको लोकेशन
आपको लोकेशन पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए आप लोगों की, ठीक है ना। ये लोकेशन से क्या होता है कि आप एक जल्दी से रिवीजन करने में बन जाती है। देखिए ये है रायसेन, देखिए सेंट्रल पार्ट में आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश के सेंट्रल पार्ट में देखते हैं। यहाँ पे क्या देखा, भीमबेटका, भीमबेटका की गुफाएं देखा, होशंगाबाद हमने देखा। यहाँ पे देखिए दोनों डिस्ट्रिक्ट जो देख रहे हैं सटा हुआ है एक दूसरे से, एक दूसरे से देखें दोनों डिस्ट्रिक्ट सटा हुआ बाउंड्री बनाते हैं। तो यहाँ भीमबेटका है, यहाँ होशंगाबाद में हम देख रहे हैं, होशंगाबाद में क्या मिला है, मानव की खोपड़ी, क्या मिला, मानव की खोपड़ी। रायसेन में क्या है, भीमबेटका है, ठीक है ना। लोकेशन याद रखें, मस्ट है, थोड़ा बहुत लोकेशन पे याद रखें। अब पूछा जाए कि नोट्स में हम क्या करें, नोट्स में अगर क्या करें, नोट्स में तो आप मैं बना नहीं सकते हैं, ये तो टेक्निकल चीज़ें थोड़ी सी हो गई, ठीक है ना। नोट्स में आप क्या करें कि कुछ नहीं करें, नोट्स में एक छोटा सा क्या करें, रेक्टेंगल आप एक पिक्चर बना दें, सपोज कीजिए यहाँ बना दें। अब देख लिए कि जैसे यहाँ से देख लिए तो आप यहाँ पे सिर्फ एक ऐसे कर दें, यहाँ पे ऐसे कर दें, ठीक है ना। इसको होशंगाबाद लिख दें, इसको आप क्या करें, एक भीमबेटका लिख लें, ठीक है, नोट्स बनाते समय, ठीक। भीमबेटका लिख के यहाँ जो फीचर है उसको लिख दें, यहाँ जो फीचर है, तो ये कम से कम ये रेक्टेंगल बनाने से जो है ना, ठीक है ना, ये जो आप क्या कॉल सकते हैं स्क्वायर बनाने से, या कुछ आप गोल जैसा कुछ बना दें। आप एक लोकेशन डिनोट करने के लिए यहाँ होशंगाबाद कर दिए, यहाँ भीमबेटका कर दिए, यहाँ होशंगाबाद कर दिए, इसको दिखाने के लिए आप किसी न किसी तरह नोट्स में डायग्राम 70% 75% डायग्राम का यूज करें। डायग्राम, मैप ड्रॉ कर सकते हैं तो मैप ड्रॉ कर लीजिए, सिंपल सा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो मैप भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ऐसे ऐसे करके एक रफ जो है मध्य प्रदेश का मैप बना दिए। यहाँ पे हमने क्या किया, रायसेन डिस्ट्रिक्ट दिखा दिया, यहाँ पे हमने होशंगाबाद दिखा दिया, यहाँ से जो फीचर है हमने दिखा दिया। तो ये बता रहे हैं कि बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज रहेगा कि यहाँ तो मैप से समझाया गया है, मेरे पास तो मैप कैसे बने, ठीक है ना। तो एक्सक्यूज ना मारे, कृपया अपने थोड़ा सा पेन पेज का यूज करें या थोड़ा सा दिमाग का भी यूज करके आप एक नोट्स बनाएं। नोट्स तो मस्ट है, नहीं तो मेरा बार बार वही स्टेटमेंट रहेगा, क्या, अगर नोट्स नहीं बनाते हैं तो सब कुछ छोड़ दें, जिस पे आप विश्वास करते हैं, जिस शक्ति पे विश्वास करते हैं उस पर छोड़ दें। मेरे तरफ से पास होने की संभावना तो बहुत कम बन जाती है, ठीक है ना। लगे रहिएगा, साल 2 साल कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना। इसलिए नोट्स, हैंड रिटन नोट्स मस्ट भी। अनाभ्यासम विद्याविषम हमारे शास्त्र भी बोलते हैं। मिर्जापुर जिला उत्तर प्रदेश, बेलन घाटी, ठीक है ना। आपको सिर्फ याद रखना है मिर्जापुर जिला जो कहाँ स्थित है, बेलन घाटी में स्थित है। कहाँ पे है, ये उत्तर प्रदेश में है। ओके, चलिए हमारे लिए उतना से भी याद रखना है, ठीक है। अब देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एक भीमबेटका इंपॉर्टेंट था हमारे लिए, ठीक। उसके बाद हमने होशंगाबाद में जो डिस्ट्रिक्ट देखा था वो इंपॉर्टेंट था, जब मानव की खोपड़ी। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट लोकेशन हमारे लिए हो जाता है चेन्नई जिले में है, तमिलनाडु। ये सबसे इंपॉर्टेंट, इससे भी काफ़ी क्वेश्चन क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे, ठीक है ना। पल्लावरम, ठीक है ना, कहाँ स्थित, तमिलनाडु, चेन्नई जिला तमिलनाडु में स्थित है। कौन सा, पल्लवरम। ये सब जो पढ़ रहे हैं ना, सारा जो हम पढ़ रहे हैं वो निम्न पूरा पाषाण काल से हैं, ठीक है ना। याद रखें, निम्न पूरा पाषाण काल, उसके बाद मध्य पूरा पाषाण काल, उसके बाद आएगा उच्च पूरा पाषाण काल, तब जाके मुझे हमारे जो हैं पूरा पाषाण काल के एक पार्ट कवर होंगे, ठीक है ना, पूरा पाषाण काल के, ठीक है ना। उसके बाद पूरा पाषाण काल कवर होगा, तब उसके बाद मध्य पाषाण, तब उसके बाद नवपाषाण काल आएगा, ठीक है ना। चलिए लंबी वीडियो बन रही है, लेकिन चलिए नोट्स काफ़ी इफेक्टिव है और इम्पोर्टेंट भी है हमारे लिए, ठीक है ना। तो हम देखते हैं अपना, ठीक है ना। पल्लापुरम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको यहाँ कवर कर दिया गया है। तो चलिए हम देखते हैं इसमें हमारे पल्लापुरम से हमें क्या क्या याद रखना है। पल्लापुरम को सबसे याद रखना है चेन्नई जिला तमिलनाडु। 2 क्वेश्चन तो यही हो गया, चेन्नई तमिलनाडु पूछ सकते हैं। पल्लापुरम किस जिले में है, चेन्नई में जिला में है, किस स्टेट में है, तमिलनाडु में, ठीक। 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस काफ़ी इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, ठीक है ना, रॉबर्ट ब्रूस। इन्हें ही प्रागैतिहासिक काल का जनक, क्यों, इन्होंने ही भारत में सबसे पहले पाषाण काल से संबंधित है ना रिसर्च यानी अनुसंधान शुरू किया था, ठीक है ना। सबसे पहले इन्होंने शुरू किया था, कब, 1863 ईस्वी में सर्वप्रथम। इन्हें एक हैंड एक्स मिला था। हैंड एक्स कहाँ मिला था, जो हैंड एक्स हमने देखा था पूर्व एक पिक्चर के रूप में, वो मिला था पल्लापुरम से मिला था, पल्लावरम से मिला था इन्हें हैंड एक्स। पल्लावरम कहाँ है, कहाँ पे, तमिलनाडु में है, कहाँ, तमिलनाडु में, कहाँ, चेन्नई में, ठीक है ना। तो इन्हें सबसे पहले हैंड एक्स मिला था, ठीक है ना। वो हैंड एक्स किस युग से संबंधित है, निम्न पूरा पाषाण काल का है, ठीक है ना। हैंड एक्स पूछ सकता है कि रॉबर्ट ब्रूस ने जो हैंड एक्स प्राप्त किया था वो किस युग काल का था, तो वो था निम्न पूरा पाषाण काल। यहाँ भी फंसे नहीं, एग्जाम में थोड़ा सा भी टेक्निकल हो जाएगा, आपको कंफ्यूज कर देगा, ठीक है ना। तो निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल हमने देखा। तो निम्न पूरा पाषाण काल से जो हैंड एक्स था, ठीक है ना, जो ये थे पल्लावरम, ये रॉबर्ट ब्रूस, ठीक है। 1863 में सबसे सर्वप्रथम उन्होंने खोजा था, हैंड एक्स खोजा था। वो क्या थे, वो एक अंग्रेज भूवैज्ञानिक भी थे और पुरातत्वविद थे। इससे क्वेश्चन एक बार पूछा गया है कि रॉबर्ट ब्रूस क्या थे, वहाँ ऑप्शन में दिया था भूवैज्ञानिक, पुरातत्वविद, ठीक, और सारे ऑप्शन दिया था। तो आपको याद रखना वो दोनों थे, भूवैज्ञानिक भी थे और वह
पुरातत्व था। इस सब पर एमसीक्यू बना हुआ है, आप जाके जो कहे ना प्रीवियस वाले वीडियो में बनाया हुआ है एमसीक्यू, आप जाके देख सकते हैं उसको, सब पे बना हुआ है। रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड कौन थे, हैंड एक्स की तैयारी, निम्न पुरापाषाण काल, ऑलरेडी जितना भी हम पढ़ा रहे हैं इस पर ऑलरेडी पिक्चर जो ऑलरेडी एमसीक्यू बनाया गया है, ठीक है ना। चलिए, सर्वप्रथम भारत ने पाषाण कालीन सभ्यता का अनुसंधान कर प्रारंभ किया, ठीक है ना। सबसे पूछा जाएगा सर्वप्रथम पाषाण कालीन सभ्यता का अनुसंधान करने वाले व्यक्ति कौन थे, रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड, और 3-4 नाम दे देंगे तो आपको याद रखना है रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड थे। इन्हें प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है, किन्हें, मतलब रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड को प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, ठीक है ना, याद रखें इनको पुरापाषाण काल में, ठीक है ना। हम देखेंगे कि कौन कौन से व्यक्ति इंपॉर्टेंट है। चलिए अभी हम यहाँ देखते हैं, देखिए ये है आपका, ठीक है ना, यहाँ देखिए ये है चेन्नई, थोड़ा बहुत मैप में देखिए ये है चेन्नई, यहाँ ये पूरी का पूरी पार्ट जो है ये तमिलनाडु का पार्ट हम देख रहे हैं, ठीक है ना, तमिलनाडु, ये है चेन्नई, आप देखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे हिंद महासागर, आप ले सकते हैं इसको बे ऑफ बंगाल की तरफ देखेंगे तो ये है आपका चेन्नई, यहीं से जो है क्या मिला है, हैंड एक्स मिला है रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड को, ठीक है ना, हैंड एक्स मिला है, किस काल का है, निम्न पुरापाषाण काल का है, ठीक है ना। अब हम इसको थोड़ा, हमने जितने भी मैप देखे उसको थोड़ा मैप इंडिया के मैप पे देख लेते हैं। चलिए इंडिया के मैप पे हमने क्या देखा, ठीक है ना, लोकेशन में दिखाते हैं आपको हम। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैप इंपॉर्टेंट, इससे क्या हो जाता है ना कि रिवीजन करने में थोड़ी सी सुविधा हो जाती है और समझने में भी, और एक बार समझ गए तो फिर आपको कभी भी दिक्कत नहीं हो। देखिए हमने सोहन संस्कृति यहाँ देखा था, ठीक, ये जो पाकिस्तान वाला इलाका है, ये जो सिंधु घाटी वाला, ये सोहन संस्कृति वाला, ठीक है ना, सोहन नदी घाटी वाला संस्कृति। हमने सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट देखा था यहाँ भीमबेटका, मध्य प्रदेश में भीमबेटका देखा था, उसके बाद होशंगाबाद देखा था, ये मिर्ज़ापुर वाला इलाका जो बेलन घाटी बता रहे हैं यूपी में, ये वाला इलाका आप देखिए यहाँ है, ठीक। यहाँ हमने देखा चेन्नई, यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे पल्लावरम तमिलनाडु में जो हमने देखा ये देखा, ठीक है ना। यहाँ एक आप होलिस्टिक वे में अब देख लिए हैं पूरा, हमने कौन 3 इंपॉर्टेंट देख लोकेशन देखा, एक देखा भीमबेटका, होशंगाबाद और पल्लापुरम, ये 3 इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और से अब बाकी जो 10% में हम बता रहे हैं कि 90% ये नोट्स अच्छी तरह से तैयार किया गया, 10% में आप कुछ भी लोकेशन जब आप कहीं एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, कहीं कुछ मिल गया, ठीक है ना, उसको आप क्या करें कि यहाँ पे इंक्लूड कर दें, ठीक है ना, अपने एग्जाम क्या बोलते हैं नोट्स में, ठीक है ना। नोट्स कभी भी 100% कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, वो 80% 90% ही होता है, ठीक है ना। 10% आपको खुद प्रयास करते रहना है, ठीक है ना, बीच बीच में पढ़ते रहिए, नोट्स को जोड़ते रहिए। नोट्स तो बनाना मस्ट है, बनाइए, ठीक है ना, हैंड रिटन नोट्स बनाइए। एक बार बनाने में समस्या लगेगी, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है ना। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गई। अब जो है ना आपको कभी भी जो निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित अगर आप ये वीडियो देख ले रहे हैं, दोनों एमसीक्यू इस पे आधारित जो पहले फर्स्ट वीडियो है, ठीक, और उस पर आधारित ये जो निम्न पाषाण काल से निम्न पुरापाषाण काल से ये जो नोट्स हो गए इसको आप देख ले रहे हैं, ठीक है ना। हमें नहीं लगता कि आपको निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित 80-90% कभी कुछ दिक्कत होने वाली है, ठीक है ना। चलिए तो अब हम अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एमसीक्यू किससे संबंधित, मध्य पुरापाषाण काल से संबंधित, और फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में उस पर नोट्स देखेंगे, ठीक है ना। अब ये भारत का नोट देखिए, भारत का मैप भी बनाने के लिए आप सिंपल अब नहीं चाहते, बहुत सारे बच्चे नहीं चाहते हैं इसको मैप ड्राइंग करना नहीं आता, कर लेंगे तो अच्छी बात है। यहाँ नहीं चाहते तो फिर यहाँ भी आप एक बॉक्स बना दें, ठीक है ना। यहाँ भी आप चाहें तो सिंपल सा यहाँ दिखा दें एक हल्का सा लोकेशन, ठीक है ना। अगर सपोज कीजिए हम इंडिया का एक मैप मान लेते हैं, ये पूरा को अगर एक बॉक्स की तरह मान लेते हैं, ठीक, तो इसको मध्य प्रदेश मान लेंगे इस सेंटर को, ठीक, यहाँ पे 2 लोकेशन दिखा देंगे, एक कोने में यहाँ दिखा देंगे, ठीक है ना। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। आप नहीं ड्रॉ कर रहे हैं कुछ भी डायग्राम तो कुछ तो कर लो डायग्राम में, ठीक है ना, कहीं इफेक्टिव है, उससे ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा ये। अगर सिर्फ बॉक्स ही बना के बना दे रहे हैं, बैक से बना के लोकेशन दिखा दे रहे हैं, हम बार बार इस चीज़ को क्यों बता रहे हैं आपको, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इतनी कंपटीशन है, पास करने के लिए कुछ तो क्रिएटिविटी दिखाना पड़ेगा आपको याद रखने के लिए, ठीक है ना। चलिए बना लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा बॉक्स, इतने इससे अगर बॉक्स ही नहीं बना पा रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, बॉक्स तो कम से कम बॉक्स बना लीजिएगा। मैप नहीं ड्रॉ कर पाइएगा, बॉक्स ही बना लीजिए। मुझे लगा कि मैं तो यहाँ क्या कर रहा हूँ कि आपको कहीं से मैप ले आकर ड्रॉइंग लिख करके बता दे रहा हूँ, ठीक। आप क्या कर सकते हैं, एक बच्चे जिसको पास ड्रॉइंग करने की अभी जो है ना अभी नहीं कर सकता है, तो वो क्या कर सकता है, वो बॉक्स में ही दिखा दे अपने, ठीक है ना। बॉक्स मैप की जगह वो क्या करे, एक बॉक्स बना ले, वो बॉक्स में ही शो कर दें, एक सर्कल बना ले, उस सर्कल में ही शो कर दें, ठीक है ना। बजाते इससे रिटर्न लिखने से कहीं अच्छा है कि ये बॉक्स में दिखाएं आप, काफ़ी इफेक्टिव हो जाएगा वो आपके लिए। चलिए आपको आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है ना, मज़ा भी आया होगा, ठीक। अब आपको निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित किसी भी तरह की समस्या नहीं आने वाली। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें, थैंक्स।